एमलगम और डेंटल एमलगम में क्या डिफरेंस है? देखो एमलगम क्या है। एन एमलगम इज एन इलाई दैट कंटेन मरकरी इज वन ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो मरकरी हमारे पास इलाई क्या है, ये मैंने मेटलर्जी वाले चैप्टर में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाले लेक्चर में डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को भी आप वॉच करो। मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, ये बात मैंने हर एक वीडियो में कही है कि काइंडली प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करें, पहले वीडियो से स्टार्ट ले और प्रोसीड हो करे, उससे बीच दरमियान में वीडियो मत वॉच करें, आपको फिर मसला होगा। एन एमलगम इज एन इलाई दैट कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। देखो हमारे पास इलाइज में दो मेटल्स होते हैं, एक मेटल उसमें मरकरी हो, मरकरी के अलावा एक मरकरी लाजिमन हो, ये आप कह लें कि एसेंशियल है कि एक मरकरी हो, इसके अलावा ऑल अदर मेटल्स आर पॉसिबल, तो उसको हम क्या कहेंगे? एमलगम, जिसमें एक मेटल मरकरी जो है वो नेसेसरी है, जो अदर मेटल्स है वो फिर और भी हो सकते हैं। डेंटल एमलगम क्या है? देखो एमलगम का नाम आ गया तो क्या एक तो मरकरी होगी, लेकिन डेंटल एमलगम कौन से अदर इलाइज होंगे इसमें टिन, सिल्वर एंड कॉपर। सो इट इज़ एन इलाई ऑफ मरकरी विद अदर मेटल्स सच एज सिल्वर, टिन एंड कॉपर। इन तीनों में से जो भी इस इलाई के मरकरी के साथ हम मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे? डेंटल एमलगम को फॉर्म करेंगे। सो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमलगम एंड डेंटल एमलगम एंड इट इज़ क्वाइट ईजी। देखो हमारे पास क्या है? एमलगम रिस्टोरेशन है। देखो यहाँ पर थोड़े से स्मॉल माइक्रो लीकेज गैप शुरू हुए हैं ड्यू टू क्रीप भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ये हमारे पास क्या है? एमलगम रिस्टोरेशन है, मेटल इन नेचर है। देखो जस्ट लाइक वायर और मेटालिक इनका कलर है, आप देख लें, एंड वेरी हार्ड है ये नेचर में, तो इंस्टिकेटरी फोर्स को ये टॉलरेट कर सकता है। अब देखो ये जो हमारे पास मोलर और प्रीमोलर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कहाँ पर यूज़ होगा? जहाँ पर हाई स्ट्रेंथ हमें चाहिए, इंस्टिकेटरी फोर्स ज़्यादा हो और अक्लूजल सरफेस पर यूज़ होगा। अच्छा, देयर शुड बी मिनिमल डायमेंशनल चेंजेस ऑन सेटिंग। देखो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने इसके बाद इसलिए पढ़े कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता था कि हम ये पिक्चर दिखाने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ में पढ़ूंगा। तो आपने इस ये पिक्चर आपने देख लिया, अब ये जो आगे आने वाले प्रॉपर्टीज़ है ये आप खुद भी बता सकते हो। देखो देयर शुड बी मिनिमल डायमेंशनल चेंजेस ऑन सेटिंग। देखो अगर यहाँ पर डायमेंशनल चेंजेस होंगे तो क्या होगा? अगर इनकेस ये कंट्रैक्ट और रिले एक्सपेंड हो जाए तो ये जो नॉर्मल कंटोर्स है इसको भी डिस्ट्रॉय कर लेगा, डिचिंग उसको कहते हैं। और जब ये हमारे पास कंट्रैक्ट होगा तो क्या क्या बनाएगा? माइक्रो लीकेज बनाएगा। तो ये वही रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मैंने इस पिक्चर के बाद इसलिए पुट किया ताकि आपको रिलेट होने करने में आसानी हो। ये शुड बी एडिक्वेट वर्किंग टाइम, ये तो हर एक में है। इट शुड बी रेडियो ओपेक, यस रेडियो ओपेक और रेडियो ओपेसिटी इसमें इसलिए दरकार है कि हमारे पास जो रेडियोलूसेंट एलिमेंट है वो एक्सरे पर डिटेक्टेबल नहीं होते, तो ये रेडियो ओपेक होना चाहिए ताकि हमारे पास डिटेक्टेबल हो। डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी कैरीज इजीली किया जाए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहैंगिंग, देखो अब ये किस चीज़ के प्रॉपर्टीज़ है? ओपेक होने की प्रॉपर्टीज़ है। अगर एक मटेरियल ओपेक हुआ तो उसके क्या प्रॉपर्टीज़ होंगे? डिटेक्शन ऑफ सेकेंडरी कैरीज इजीली हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवरहैंगिंग लिड्स हमारे पास इजीली हो जाएंगे। डिटेक्शन ऑफ इनकम्प्लीट फिल कैविटीज ड्यू टू ट्रैप्ड एयर, हमारे पास जो ट्रैप्ड एयर है उसके जो वो हमारे पास डिटेक्ट हो जाएगा। देखो जो रेडियो ओपेक है वो एक्सरे पर शो होगा, जो हमारे पास रेडियोलूसेंट है वो एम्प्टी स्पेस शो होगा। तो एयर क्या है? रेडियोलूसेंट है। जब हमारे पास फिलिंग में गैप होगा तो वो एक्सरे पर नहीं दिखेगा, वहाँ पर एम्प्टी स्पेसेस होगा। और जो फिलिंग है वो हमारे पास रेडियो ओपेक है तो वो दिख जाएगा एक्सरे में। सो इट्स द काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर आइडियल रिस्टोरेटिव मटेरियल। अच्छा, अब एमलगेमेशन रिएक्शन क्या है? एमलगम आपने जान लिया, एमलगम भी आपने जान लिया। एमलगेमेशन रिएक्शन क्या है? देखो एक एमलगेमेशन है एंड एक ट्राइच्यूरेशन है। इनमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एमलगेमेशन को यहाँ पर सीख लो, ट्राइच्यूरेशन हम मैनिपुलेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एमलगेमेशन क्या है? रिएक्शन बिटवीन मरकरी एंड इलाई विच फॉलोज मिक्सिंग इज टर्म एन एमलगेमेशन रिएक्शन। जे देखो जब हम एक मरकरी को एक इलाई के साथ मिक्स करेंगे, मरकरी को जब हम एक इलाई के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? एमलगम बनेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एमलगम इज कॉल्ड एमलगेमेशन। अब इसलिए इस तरह भी कह सकते हैं। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हार्ड रिस्टोरेटिव मटेरियल ऑफ सिल्वर ग्रे अपीयरेंस। सिल्वर ग्रे अपीयरेंस है। देखिए एमलगम है हमारे पास, यहाँ पर मरकरी हमने मिक्स की है और मरकरी के साथ हमारे पास क्या है? डेंटल एमलगम है। तो क्या है? इलाइज होंगे। कौन से इलाइज होंगे? सिल्वर होंगे, कॉपर होगा और टिन होगा। तो हमारे पास क्या है? एक डेंटल एमलगम की लुक्स है या अपीयरेंस है। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्राइच्यूरेशन का भी बता देता हूँ। देखो इस बात को पिक कर लो, मैं एक स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ, माइंड में रख लो, आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ एमलगम इज कॉल्ड एमलगेमेशन
while the reaction between amalgam and mercury is called trituration. जब हम मरकरी को एलाई के साथ मिक्स करेंगे तो एमलगम बनेगा. सो द रिएक्शन बिटवीन एमलगम एंड the reaction between mercury and Li is called amalgamation reaction, while the reaction between amalgam and mercury to make a plastic mass and use it clinically is called trituration. आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ. जस्ट आपने जहन में एक कंसेप्ट बनाना है कि ट्राइचुरेशन एंड एमलगमेशन को हमने कंफ्यूज नहीं करना. अच्छा, टाइप ऑफ एलाइज. डेंटल एमलगम के कितने टाइप्स है? कन्वेंशनल एलाई है और एक कॉपर एनरिच एलाई और हाई कॉपर एलाइज. ये डेंटल एलाइज की एमलगम की ही बात हो रही है. एक हमारे पास एक कन्वेंशनल है और एक हमारे पास है कॉपर एनरिच्ड. कॉपर एनरिच्ड किसे कहते हैं, क्यों हम ऐड करते हैं, ये आगे डिटेल में आने वाले हैं. लेकिन आपने याद रखना है कि हमारे पास कितने हैं, कन्वेंशनल एंड कॉपर एनरिच्ड. कन्वेंशनल में कॉपर 6% होगा और कॉपर एनरिच्ड में हमारे पास 6% से ज़्यादा होगा. तो ये दो क्लासिफिकेशन है डेंटल एमलगम के. अच्छा, कंपोजिशन ऑफ डेंटल एमलगम. देखो ये एक इंपॉर्टेंट है. एक डेंटल एमलगम की कंपोजिशन कैसी होगी? सिल्वर होगा, टिन होगा, कॉपर होगा, ये तो तीनों होंगे, मरकरी होगी और जिंक होगा. तो ये क्या है? एक एमलगम की कंपोजिशन है. सिल्वर कितना होगा? 64% इज़ नॉर्मल रेंज. टिन भी 28% तक नॉर्मल रेंज है. कॉपर हमारे पास 2 to 5%, 6% से ज़्यादा हुआ तो फिर क्या होगा? हमारे पास कॉपर एनरिच्ड एलाई होगा. जिंक कितना है? 0.0 to 2%. तो ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है. इसमें इतना कुछ ही कन्फ्लिक्ट नहीं है. हर एक का रोल, हर एक एलिमेंट का रोल हमने पढ़ना है और ये अक्सर पूछा जाता है. तो अब ये आगे स्लाइड में आने वाला है. देखो रूल ऑफ ईच कंपोनेंट. सिल्वर का क्या रोल है, कॉपर का क्या रोल है, जिंक का क्या रोल है. सिल्वर देखो एक मेन कंस्टिट्यूएंट है. उसकी जो कंपोजिशन थी वो कितने परसेंटेज थी? 64%. प्रेजेंट इन कम्बिनेशन विद टिन एज द इंटरमेटालिक कंपाउंड. ये हमारे पास क्या है? Ag3SN. सिल्वर ट्राई सिल्वर. ये फार्मूला मुझसे भूल गए हैं लेकिन इसको गामा कहते हैं. नोन एज गामा फेज. हमारे पास गामा फेज है. आप ट्राई सिल्वर टिन भी कह सकते हैं. गामा फेज रिएक्ट रेपिडली विद मर्करी टू फॉर्म डेंटल एमलगम. इट वाइटन्स एलाई एंड डिक्रीज क्रीप. इट इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड टार्निश रेजिस्टेंस. तो हमारे पास क्या करता है, इसके काम क्या है? देखो फार्मूला आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, अगर फार्मूला आपको नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसका रूल क्या है? ये गामा फेज बनाएगा. गामा फेज क्या करता है? डेंटल एमलगम के साथ रिएक्शन करता है जो कि एलाई को वाइटन करता है, क्रीप को रेजिस्टेंस का डिक्रीज करता है, फ्लो को कम करता है और स्ट्रेंथ और टार्निश रेजिस्टेंस को इन्हेंस करता है. कॉपर. It is present to increase the strength and hardness of amalgam, particularly with the copper content is increasing beyond 6%. It increase setting expansion. तो ये दोनों हमारे पास क्या है? कॉपर का रोल है. इसलिए हम कॉपर को ऐड करते हैं ताकि कॉपर एनर्जी लाई का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो और एक्सपेंशन भी ज़्यादा हो. क्योंकि जनरली हमारे पास एमलगम केविटीज़ में कंट्रैक्ट होता है, मैक्रोलीकेज गैप बनाते हैं. उसको काउंटरैक्ट करने के लिए और स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने के लिए हम कॉपर एनरिच्ड एलाई यूज़ करते हैं या बनाते हैं. अच्छा, जिंक का क्या रोल है? रोल ऑफ जिंक इज स्केवेंजर्स. जिंक हमारे पास गोटा जो बेसमेंट एलाई था वहाँ पर भी था, एक स्केवेंजर का रोल था. और डी ऑक्सीडाइजर, ये जो रेडिकल बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे, उनको कंज्यूम करेगा और मेटल को डिटोरिएट होने से बचाएगा. द एलाई इज फाउंड बाय मेल्टिंग ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर. वेरी सिंपल. एट एलिवेटेड टेम्परेचर देयर इज टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन टू अकर. Zinc react rapidly with oxygen forming zinc oxide, thus preventing oxidation of tin, silver and copper. Zinc cause delayed expansion. ये एक important property है जो आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ. Zinc बेनिफिशियल भी है लेकिन ये delayed expansion भी कर सकता है. If the amalgam mix is contaminated with moisture during manipulation. जब हमारे पास जिंक वाटर के साथ रिमूव करेगा, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा जो कि एक्सपेंशन करेगा. तो इसको डिलेड एक्सपेंशन कहते हैं. आगे डिटेल में आने वाला है, लेकिन आपने याद रखना है कि डिलेड एक्सपेंशन अगर ड्यू टू जिंक एंड वाटर. अच्छा, जिंक फ्री इलाई. अच्छा, जिंक फ्री इलाई मेन हमारे पास ऐसे इलाइज भी होते हैं जो कि जिंक फ्री होते हैं. मेन इलाई क्यों जिंक फ्री होते हैं? हम डिलेड एक्सपेंशन को अवॉइड करना चाहते हैं. देखो, मेनी इलाइज कंटेन नो जिंक. These ilai are called zinc-free ilai and oxidation during melting is prevented by carrying out the procedure in an inert atmosphere. देखो, अगर हम जिंक ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन के चांसेस होंगे.
तो हम फिर इनर्ट इन्वायरमेंट इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं हो। अच्छा, 10 का रूल क्या है या 10 का रूल क्या है? इट कंट्रोल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर एंड मरकरी। सिल्वर और मरकरी को हमारे पास रिएक्शन को कंट्रोल करता है, तो ये रिएक्शन जब कंट्रोल होगा तो इनाई तो बनेगा ही नहीं। तो देख ले, इट रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, देखो ये हार्डनेस और स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस रेजिस्टेंस टू टार्निश एंड कोरोजन, हेंस दिस टिन कंटेंट शुड बी कंट्रोल। देखो टिन एक सिल्वर के खिलाफ जा रहा है, वहाँ पर वो सिल्वर क्या कर रहा है? इन प्रॉपर्टीज़ को एनहेंस कर रहा है, टिन इन प्रॉपर्टीज़ को रिटार्ड कर रहा है। इसके अलावा ये बात भी यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि सिल्वर और मरकरी का जो प्रीमेच्योर रिएक्शन है उनको भी अवॉइड करता है। तो ये काइंड ऑफ शेल्फ लाइफ इम्प्रूवर भी आप कह सकते हैं जब हम दोनों को मिक्स करते हैं। तो इसलिए वर्किंग टाइम को भी एनहेंस करता है, रिटार्डर का काम करता है। हर एक मटेरियल में मैंने रिटार्डर बताया है, जिप्सम में भी बताना है, इम्प्रेशन में भी मैंने बताया है, हर एक मटेरियल में मैंने बताया है। तो आप उस वीडियो में रिटार्डर का रोल देख सकते हो। अच्छा, मरकरी अप टू 3% है, तो ये क्या करेगा? ये तो हमारे पास एक फ्लूइड ही बनाएगा, मोबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। प्लेटिनम का काम है, इट हार्डन्स द इलाई एंड इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अच्छा, पैलेडियम क्या है? इट हार्डन्स एंड वाइटन्स द इलाई। तो ये इनका काम है, आपने याद रखने हैं। अच्छा, प्री इमलगेमेटेड इलाइज, एक टर्म यूज़ होता है प्री इमलगेमेटेड इलाइज। देखो नॉर्मली हमारे पास इलाइज में जो कंपोजिशन है इलाई का, जो हमारे पास इमलगम में मरकरी का जो कंस्टिट्यूएंट है वो कितना है? वो 3% है। लेकिन जब हमारे पास 3% से ज़्यादा हो तो उसको हम प्री इमलगेमेटेड इलाई कहते हैं। सम इलाई पाउडर कंटेन अप टू 3% मरकरी नोन एज प्री इमलगेमेटेड इलाई। यदि 3% से ज़्यादा हो जाए तो प्री इमलगेमेटेड इलाई हम उसको कहते हैं। अच्छा, टाइप ऑफ कन्वेंशनल इलाइज, देखो हमने कन्वेंशनल इलाई और कापर एनरिच्ड इलाई को पढ़ा था। अब हमारे पास जो ये कन्वेंशनल इलाइज है इसके दो टाइप्स है, एक लेथ कट इलाई है और एक स्पेरिकल और स्फेरोडियल इलाई है। लेथ किसे कहते हैं? लेथ एक मशीन का टाइप है, और कट जो कट हुआ हो, तो लेथ से कटे हुए इलाई को हम क्या कहेंगे? लेथ कट इलाई। इतना कन्फ्यूज अपने नहीं होना। लेथ, ये लेथ का देखो, ये लेथ है, मैंने कहा कि एक मशीन ही है। हम एक बड़ा ब्लॉक लाते हैं इलाई का और उससे स्मॉल स्मॉल पीसेस बनाते हैं, फिर उसको एमलगम के मरकरी के साथ मिक्स करते हैं, तो ये लेथ कट इलाई है। लेथ कट पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस बाय मशीनिंग सॉलिड इनगॉट ऑफ द इलाई ऑन द लेथ। सिंपल है। चिपिंग दैट आर प्रोड्यूस आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू द साइज इनटू फाइन ग्रेन और कोर्सर ग्रेन। हमारे पास स्मॉल साइजर भी फाइनल ग्रेन स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और कोर्सर ग्रेन स्ट्रक्चर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। अच्छा, ये अब ये ग्रेन क्या है? तो ग्रेन मैंने मेटल वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन में बताया है। अच्छा, स्पेरिकल और स्फेरोइडल इलाई, दीज पार्टिकल आर प्रोड्यूस बाय एटोमाइजेशन। ये हमारे पास किस प्रोसेस में ऑब्टेन होता है? एटोमाइजेशन। अक्सर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा इलाई हम मशीनिंग से के थ्रू ऑब्टेन करते हैं और कौन सा हम एटोमाइजेशन के थ्रू ऑब्टेन करता है। तो आपने कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना। अच्छा, एटोमाइजेशन का क्या मतलब है? वी आर मोल्टन इलाई स्प्रेड इनटू अ कॉलम फिल्ड विद इनर्ट गैस, द ड्रॉपलेट ऑफ इलाई सॉलिडिफाइज एज दे फॉल डाउन इन द कॉलम। सिंपल है, हम इलाई को क्या करेंगे? एक इनर्ट कॉलम में हम उसको स्प्रे करेंगे और जब ये फॉल डाउन होगा तो हमारे पास क्या बनेगा? ड्रॉपलेट्स बनेंगे, जिसको हम स्पेरिकल इलाई कहते हैं। और जब मशीन से करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? लेथ कट इलाई। अच्छा, ये हमारे पास देखो, ये हमारे पास स्पेरिकल इलाई है, मोर रेगुलर शेप है। ये हमारे पास लेथ कट है जो इस लेथ मशीन से काटे गए हैं। देखो, ये लेथ कट इलाई का शेप है और ये हमारे पास किसका है? स्फेरिकल इलाई का शेप है, स्फेरिकल एमलगम का शेप है, क्रिस्टल ग्रोथ स्ट्रक्चर है और ग्रेन शेप है। देखो, शेप ऑफ इलाई एमलगम। अच्छा, टाइप ऑफ कापर इनरिच्ड इलाई, कन्वेंशनल के दो टाइप्स हुए, लेथ कट एंड स्फेरिकल। अब कॉपर इनरिच्ड के 2 इलाइज है, एक सिंगल कंपोजिशन कॉपर इनरिच्ड है, एक डिस्पर्जन मॉडिफाइड कॉपर इनरिच्ड है। अच्छा, अब देखो दोनों में कॉपर इनरिच्ड है, लेकिन एक सिंगल कंपो है और एक डिस्पर्जन मॉडिफाइड है। तो दोनों को देखते हैं। न्यू इलाई पाउडर हैव द सेम बेसिक इंग्रेडिएंट एज कन्वेंशन बट दे कंटेन मच ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 10 to 30% as compared to 6% in conventional single composition copper enriched alloy. Manufacturer alter the ratio of metals at the melting stage, hence the resulting alloy particles are similar in shape and size to the conventional alloy but contain high copper content. तो इसको मैं पढ़ने वाला हूँ, लेकिन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन अब इसको पढ़ लो। Dispersion modified copper enriched alloy. An alternate approach is to blend a particle of conventional alloy with those of silver copper alloy in order to achieve a higher overall copper content. देखो, हमारे पास एक सिंगल कंपोजिशन कॉपर एनरिच्ड एलाई है, एक डिस्पर्जन मॉडिफाइड है। सिंगल कंपोजिशन में क्या होता है? हमारे पास सिंगल ही कंपोजिशन होता है,
ऑल ओवर द मेटल। इसका मतलब क्या है, जो हमने इलाई ऑब्टेन की है उसमें हमने जो हमारा कॉपर है हमने मिक्स किया हुआ है लिक्विड फॉर्म में। तो हमारे पास नहीं होगा कि एक पार्टिकुलर पार्ट में ज़्यादा एमलगम होगा, एक पार्टिकुलर लोकलाइज आप कह ले कि हमारे पास लोकलाइज्ड एमलगम ज़्यादा होगा, जो कॉपर ज़्यादा होगा, बाज़ जगह पर एमलगम होगा ही नहीं। तो ये ऐसा नहीं होगा, हम एक सिंगल कंपोजिशन ऑब्टेन करेंगे जिसमें कॉपर सेम होगा आर ओवल द मिक्सचर। देखो हमारे पास ये एमलगम है, फॉर एग्जांपल ये एमलगम है, तो जो इस पॉइंट पर जितना मरकरी है या आप कह लें जितना कॉपर है उतना इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी, जिस पॉइंट को भी आप पिक कर लो वहाँ पर एमलगम सेम होगा, कॉपर सेम होगा। डिस्पर्जन मॉडिफाइड में क्या है, इसमें देखो ये हमारे पास एमलगम है तो इस जगह पर ज़्यादा कॉपर होगा, यहाँ पर होगा क्योंकि यहाँ पर इन्हीं जगहों पर हमने ब्लेंड किया है, यहाँ पर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल कॉपर तो यहाँ पर इस मेटल में ज़्यादा होगा, लेकिन लोकलाइज टाइप आप कह सकते हैं। सो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इफ यू आर लविंग व्हाट आर यू सीइंग, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe to the channel and let's one of the dive most into the important video. topic in this chapter. So if you are loving what are you seeing, hit that subscribe नहीं button. होना, मैं आपको फिंगर टिप पर समझाने वाला हूँ हर एक फेस को, फेस कैसे बनता है, आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एंड जस्ट लिसन टू मी। रिएक्शन फॉर कन्वेंशनल एमलगम इलाई, अब कन्वेंशनल के लिए अलग है हमारे पास, और हमारे पास जो कॉपर एनरिच्ड है उसके लिए अलग है। तो आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। जब हम जो हमारे पास कॉपर एनरिच्ड है उसमें गामा 2 फेज नहीं बनता तो हम अलग से डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कन्वेंशनल वाला सीख लिया तो जस्ट माइनर चेंजेस करके कॉपर एनरिच्ड वाला बन जाएगा। तो आपने जस्ट एक सीख लो, मैं कहूँगा जस्ट स्मॉल माइन्यूट डिफरेंस है, उसको फिर हम पुट करेंगे। लेकिन अब अगर आपको कन्वेंशनल वाला नहीं आ रहा और आप कंफ्यूज हो गए कि कन्वेंशनल का अलग पढ़ेंगे और फिर कॉपर एनरिच्ड का अलग पढ़ेंगे, कॉपर एनरिच्ड में फिर डिस्पर्जन मॉडिफाइड का अलग है और फिर जो हमारे पास सिंगल कंपो है वो अलग है, तो मैं जस्ट आपको सिंपल बयान करने वाला हूँ, कुछ भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। रिएक्शन बिटवीन silver and tin alloy and mercury is initiated by vigorous mixing of the two ingredients। देखो हमने पहले भी बताया कि डेंटल एमलगम क्या है, ये दोनों कंपोनेंट है, सिल्वर है, टिन है और मरकरी है। ये क्या है, एमलगम है। अब ये बनता कैसा है, तो यही बात है, जब हम ये इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं मरकरी के साथ तो कहता है कि हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा। दिस मिक्सिंग काज द आउटर लेयर ऑफ द इलाई पार्टिकल टू डिजॉल्व इनटू मरकरी फॉर्मिंग 2 न्यू फेजेस। देखो जो हमारे पास ये सिल्वर और कप, हमारे पास सिल्वर है और टिन है, जब इलाई इन पर एक्ट करेगा तो क्या होगा, जो आउटर लेयर होंगे वो डिसोसिएट होंगे और हमारे पास एक न्यू फेजेस बनेंगे। फेजेस कैसे बनेंगे, देखो दिस मिक्सिंग काज द आउटर लेयर ऑफ द इलाई पार्टिकल टू डिजॉल्व इनटू मरकरी। जो ये इलाइज है, सिल्वर है, टिन है, ये मरकरी में डिजॉल्व होंगे, ना कि मरकरी इनमें डिजॉल्व होगा। आर यू गेटिंग मी? ये दोनों मरकरी में सॉल्व हो जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट पेजेस बनेंगे। उन पेजेस के नाम और फार्मूले आपको याद करने होंगे, वहाँ पर कंसेप्ट पर अप्लाई ही नहीं होता। तो देखो क्या है, लो कॉपर कन्वेंशनल एमलगम के लिए कैसा रिएक्शन है। सिल्वर, देखो इन नंबर्स को पहले इग्नोर कर लो, इन नंबर्स को मैं यहाँ पर आपसे मिटा देता हूँ अगर आपका फोकस इस पर ना रहे तो। देखो जस्ट पहले रिएक्शन को समझ लो, फिर फार्मूला, जब आप फेजेस का फार्मूले याद कर लोगे तो फिर वो यहाँ पर खुद पुट करो। देखो डिसोल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन, पहले डिसोल्यूशन होगा किस चीज़ का, इन दोनों सिल्वर का और टिन का मरकरी में। मरकरी डिजॉल्व सिल्वर एंड टिन फॉर्म इलाई इंटरमेटालिक कंपाउंड और फॉर्म। सिल्वर एंड टिन है, मरकरी ने के साथ मिलकर ये मरकरी सिल्वर टिन बनाएगा, लेकिन ये जो नंबर है वो फिर चेंज होगा। हमारे पास सिल्वर और मरकरी बन गया और टिन और मरकरी बन गया। तो ये डिफरेंट पेजेस आ गए ना, डिसोल्यूशन के रिजल्ट पर डिफरेंट पेजेस आ गए। तो सेटिंग रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, एमलगम हमारे पास जो मरकरी है वो रिएक्ट करेगा किस चीज़ के साथ, सिल्वर और टिन के साथ, और हमारे पास मुख्तलिफ फेजेस बनेंगे। एक फेज है सिल्वर टिन का, दूसरा पेज है हमारे पास सिल्वर एंड मरकरी का, और जो तीसरा पेज है वो क्या है, मरकरी एंड आप कह रहे टिन। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी फेजेस है। इस फेज को हम क्या कहते हैं, गामा फेज। सॉरी फॉर दिस, दैट्स माय मिस्टेक, सॉरी। देखो हमारे पास क्या है, गामा फेज है।
गेमा फेज का फार्मूला क्या है, Ag3SN। अच्छा ये क्या है, गेमा 1 है, फिर भी गेमा है, गेमा गेमा भी बनेगा, गेमा फेज है, गामा फेज है, क्या है, Ag3SN। गामा 1 फेज क्या है, गेमा और गामा 1 फेज Ag2 Ag3, ये हमारे पास क्या है, गामा फेज है। SN8 Hg ये क्या है, ये गामा 2 फेज है। तो मैंने कहा था कि आपके फेजेस के नाम याद करने होंगे, लेकिन बेसिक रिएक्शन वही है। मलगम आ रहा, मरकरी आ रहा है, मिक्स हो रहा है किस किस के साथ, सिल्वर और टिन के साथ, डिफरेंट फेजेस बन रहे हैं। ये फेजेस का फार्मूलेज और नेम आपको याद करने होंगे, और इसका रूल्स भी याद करना पड़ेगा जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो यही वही बात है, सिल्वर एमरगम मिलाई है, मरकरी ने अटैक किया, हमारे पास इंटरमेटालिक मटेरियल बन रहे हैं, और एक सेट मटेरियल का स्ट्रक्चर है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ड्यूरिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग द गामा फेज डिजॉल्व्स, गामा फेज कौन सा था, Ag3SN था। इन मरकरी रिएक्शन अकर टू गिव फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 2 फेजेस, वही फेजेस की बात है। द कंपाउंड, ये गामा 1 फेज की बात हो रही है। गामा 1 फेज की जो स्ट्रक्चर वो फार्मूला क्या है, Ag2 Ag3 विद अ बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर, गामा 1 फेज। BCC जो हमारे पास, ये हमने सिल्वर में भी पढ़ा था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, हमारे पास किस स्ट्रक्चर है, गामा 1 फेज का स्ट्रक्चर है। फार्मूला क्या है, Ag2 Ag3 है। अच्छा, टिन मरकरी कंपाउंड, ये हमारे पास टिन मरकरी कंपाउंड है विद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। गामा 2 का क्या स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। और फार्मूला क्या है, SnX Eg। SnX जो हमारा x कितना हो सकता है, ये 10 हमारे पास 7 से लेकर 8 तक हो सकता है। स्ट्रक्चर क्या है, हेक्सागोनल है, और ये एक आप कह ले एक हार्मफुल चीज़ है मरकरी के लिए, ये बेनिफिशियल है और ये हार्मफुल है। इसके डिसएडवांटेजेस में पढ़ाने वाला हूँ। नॉट ऑल ऑफ द इलाई पार्टिकल आर डिजॉल्व इन मरकरी, कंसिडरेबल अमाउंट रिमेन अनरिएक्टेड। देखो जो हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास जो इलाई है, इस कम्प्लीटली इस पर मरकरी में डिजॉल्व नहीं होती, कुछ अनरिएक्टेड भी रह जाती है। अनरिएक्टेड किस फॉर्म में रही है, देखो ये फॉर्म है ना, हमारे पास क्या है, अनरिएक्टेड फॉर्म है, गामा फॉर्म है। तो आप बताओ जितना ज़्यादा अनरिएक्टेड फॉर्म होगा उतना इलाई स्ट्रांग होगा या वीक होगा, ऑब्वियसली स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये तो Eg जो है ना, मरकरी तो डिजोल्यूशन कर रहा है। तो ये एक MCQ है, आप इसको पिक कर लो। जितना हमारे पास अनरिएक्टेड कंपाउंड कम होंगे, देखो ये गामा अनरिएक्टेड कंपाउंड क्या है, आपसे इस तरह भी पूछा जाता है कि वो व्हाट इज़ द नेम ऑफ अनरिएक्टेड प्रेसिपिटेट्स और अनरिएक्टेड एलॉय, इससे भी पूछ सकते हैं। इन द एमलगम, तो आपने कहना कि गेमा, नॉट गेमा 1। और ये हमारे पास स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा, जितना मरकरी ज़्यादा डिसोल्यूशन करेगा ये फेज़ कम होगा, जब ये फेज़ कम होगा स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा, जब स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा फ्लो इंक्रीज होगी। तो आई थिंक यू गॉट इट। अच्छा, अब स्ट्रक्चर ऑफ सेट मटेरियल कैसा है, ये मैंने पहले भी बता दिया, ये इंटरमेटालिक कंपाउंड है, कोर रहेगा। देखो दिस इज अ कोर स्ट्रक्चर विद अ कोर ऑफ अनरिएक्टेड गामा एंड अ मैट्रिक्स ऑफ प्रीडोमिनेटली गामा 1 फेज। देखो हमारे पास गामा 1 फेज का जो है ये क्या है, मैट्रिक्स है, इंटर स्पेस इंटरपर्स्ड विद द गामा 2, जहाँ पर स्मॉल जगहों पर क्या होगा, गामा 2 होगा। आफ्टर सेटिंग फर्दर रिएक्शन में अकर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो हमारे पास कोर स्ट्रक्चर है, कोर स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ पेजेस होंगे, इसमें अनरिएक्टेड सब्सटेंस होंगे, उसके इर्द गिर्द जाकर मैट्रिक्स किस चीज़ से बना होगा, गेमा 1 फेज से बना होगा, और उसमें स्मॉल अमाउंट पर लोकलाइज्ड क्या होंगे, गेमा 2 फेजेस होंगे। तो ये क्या है, कोर स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, कोर एमलगम आप कह ले या सेट एमलगम आप कह ले। सो आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर। अच्छा, सिटिंग रिएक्शन फॉर, इससे पढ़ने से पहले ये पेज अब दोबारा देख लो। गेमा फेज, ये हमारे पास गेमा फेज है, ये गेमा 1 फेज है, ये गेमा 2 फेज है। सबसे वीकेस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास गेमा 1 के पास हमारे पास कौन सा फेज है, ये हमारे पास जो है ये एप्सिलॉन फेज है, और ये ईटा फेज है। तो ईटा इज स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल द वीकेस्ट इज गेमा 2, वाइल द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज आपके सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट इज एप्सिलॉन, बट द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इज हमारे पास गेमा। अगर आपसे इस तरह पूछ जाए कि व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पेज इन गेमा, सो गेमा 1 ओनली गेमा, सॉरी। अगर ओवरऑल मेटलर्जिक फेज में पूछा जाए तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ईटा फेज। सबसे वीकेस्ट कौन सा है, हमारे पास गेमा 2 फेज। ये ओवरऑल की बात हो रही है, लेकिन विद इन गामा फेज हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गेमा है,
एंड सबसे वीकेस्ट गेमा 2 है। गेमा 2 ओवरऑल भी सबसे वीकेस्ट है। तो आपने ये फार्मूलेस और ये फेजेस याद रखने हैं। इससे एमसीक्यूज लाजिमी आता है, फार्मूले से आता है, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, कन्वेंशनल का हमने पढ़ लिया। अब कॉपर एनरिच्ड का क्या है? कॉपर एनरिच्ड में सिर्फ एक ही बेनिफिट है, ये जो गेमा 2 फेज बना है ये वीकेस्ट है, इसको हम अवॉइड करते हैं। देखो, कन्वेंशनल को आपने समझ लिया। अब हमारे पास कॉपर एनरिच्ड में क्या होगा? कॉपर एनरिच्ड में जो हमारे पास गेमा 2 फेज है ये रिप्लेस हो जाएगा ईटा फेज और एप्सिलॉन फेज और ईटा फेज में। तो ये जो एस एन एच जी है ये रिप्लेस हो जाएगा एस एन कॉपर पर। एस एन कॉपर यहाँ पर बनेगा, एस एन एच जी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉपर एनरिच्ड में क्या है, ऑलरेडी कॉपर ज़्यादा है। तो मैंने कहा था कि कन्वेंशनल के लिए एक बार समझ लो, बार बार आपको समझाने का फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कॉपर एनरिच्ड में अगेन मैं कह रहा हूँ, ये एस एन एच जी किस चीज़ पर रिप्लेस होगा? एस एन सी यू कॉपर पर रिप्लेस होगा। तो जस्ट ये स्मॉल चेंजेस है, आप यहाँ पर देख ले। देखो, dispersion modifier or blended alloy, the reaction occur between a mixture of वही gamma 1 phase and silver, copper and mercury. It take place in 2 stages. फर्स्ट स्टेज में हमारे पास कन्वेंशन जैसा होगा। सेकंड स्टेज में क्या होगा? इन स्टेज 2 हमारे पास जो गामा 2 फेज था वो रिप्लेस हो जाएगा किस चीज़ में? AgCO फेज में रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? वीक फेज नहीं बनेगा, तो ये स्ट्रांग होगा। डिफरेंस बिटवीन द टू इज रिप्लेसमेंट ऑफ टिन मरकरी गामा 2 बाय कॉपर टिन फेज। देखो, कॉपर टिन फेज बन रहा है। कॉपर टिन फेज कौन सा फेज है? आप ही बता दो। कॉपर टिन फेज यही है, कॉपर टिन फेज। इन दोनों में दोनों बन सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ईटा ही बनता है। अच्छा, द कॉपर टिन फेज में एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ, देखो ये कौन सा है? ये ईटा है, ये एप्सिलॉन है। द मॉडिफिकेशन इन द सिटिंग रिएक्शन एब्सेंस ऑफ गामा 2 हैज रिजल्टेड इन इंटरेस्टिंग चेंज इन प्रॉपर्टीज। देखो, इस चीज़ को जब हमने रिप्लेस कर लिया तो हमारे पास क्या बेनिफिट्स होंगे? कॉपर एनरिच्ड में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, रैपिड सेट टू फुल स्ट्रेंथ अचीव होगा एंड रैपिड सेट होगा, रिडक्शन इन क्रीप, फ्लो एंड क्रीप कम होगा, रिड्यूस ससेप्टिबिलिटी टू कोरोजन। तो हम ये भी बता सकते हैं, जब गामा फेज 2 जो गामा 2 फेज है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दीज कॉम्प्लिकेशन, वाइल जो कॉपर टिन फेज है जो दो फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, एक हमारे पास ईटा है, एक एप्सिलॉन है, वो इन दोनों को कम करेगा। सो दिस इज द सिटिंग रिएक्शन ऑफ इमलगम। आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर फॉर यू नाउ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल इमलगम पढ़ेंगे। सो अप टिल जो हमने पढ़ा है, आप उम्मीद है वो आपको समझ आए होंगे। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।